हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साख नियंत्रण के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि साख नियंत्रण के कौन कौन से किस किस तरह के उद्देश्य होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि साख नियंत्रण के कौन कौन से और किस तरह के उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले देश में कीमत स्तर को स्थिर बनाना। देश में कीमत स्तर को स्थिर बनाने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, जिसमें कि कीमतों में बार बार होने वाले परिवर्तन अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिसमें कि स्फीति और अस्फीति की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये जरूरी है कि क्रेडिट कंट्रोल किया जाए। साख नियंत्रण की न्याय संगत नीति अपनाकर ये लक्ष्य पूरा किया जाता है, जिसमें कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जब जब इन्फ्लेशन को कम करना है या देश में जब मंदी है, मंदी को दूर करना है, तो उस समय विस्तारवादी नीति अपनाई जाती है, जिससे कि मार्केट में अर्थव्यवस्था में जो मनी का फ्लो है वो घटता बढ़ता रहता है जब जिस तरह की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से देश में कीमत स्तर को स्थिर बनाने के लिए वो क्रेडिट कंट्रोल का सहारा लिया जाता है और क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से ही देश में कीमत स्तर को स्थिर बनाया जाता है। और अगला है विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाना। साख नियंत्रण के माध्यम से विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाया जाता है। वो कैसे, किस तरह से? देश में कीमत स्तर में परिवर्तन अगर होगा तो ऐसे में देश में जो निर्यात है और आयात है उन पर प्रभाव पड़ेगा। जब कीमतें गिरती है यानी कि कीमतें कम होगी तो ऐसे में क्या होगा? निर्यात हमारे बढ़ जाएंगे और आयात कम हो जाएंगे, जिससे कि देश में किस तरह से वहाँ पर विदेशी बाजार में जो घरेलू करेंसी की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। विदेशों में हमारे देश की जो विदेशी बाजार में जो घरेलू करेंसी की मांग है वो बढ़ जाती है और जिससे कि विनिमय दर हमारी बढ़ गई, यानी कि जब विदेशों में मांग बढ़ेगी तो विनिमय दर बढ़ जाएगी। और जब घरेलू कीमत बढ़ जाती है तो ऐसे में निर्यात कम होते हैं और आयात बढ़ जाते हैं और जिससे कि विदेशी करेंसी की मांग बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारे देश में कीमतें बढ़ेगी तो ऐसे में निर्यात कम होंगे और आयात बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इससे ये पड़ता है कि जो विदेशी करेंसी है उनकी मांग हमारे देश में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें आयात करना है विदेशी करेंसियों में और घरेलू करेंसी की मांग गिर जाती है। हमारे देश की जो करेंसी है उसकी मांग विदेशों में गिर जाएगी। ऐसे में इसके घरेलू करेंसी की विनिमय दर वो कम हो जाएगी, हमारे देश की जो करेंसी है वो गिर जाएगी। और इसीलिए जो बैंक साख है, बैंक साख को नियंत्रित करके जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो विदेशी विनिमय दर को वो स्थिर बनाए रखता है। तो इस तरह से विदेशी विनिमय दर उसका स्थिर होना बहुत जरूरी है अगर देश में आर्थिक विकास लाना है। और विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाने के लिए क्रेडिट कंट्रोल जरूरी है और ये क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो विदेशी विनिमय दर है वो स्थिर बनी रहे। तो इस तरह से ये विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाया जाता है साख नियंत्रण के माध्यम से। और अगला है व्यापार चक्रों का नियंत्रण। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना ये साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि किस तरह से तेजी की अवधि में किस तरह से बैंक साख की मात्रा को घटाया जाता है। अगर देश में इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक के द्वारा संकुचनवादी साख नियंत्रण नीतियां अपनाई जाती है, ताकि जो मार्केट में जो मनी का ज़्यादा फ्लो है, ओवरफ्लो है, उसको कम किया जा सके। और मंदी की अवधि में बैंक साख का विस्तार किया जाता है, विस्तारवादी नीति अपनाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा और केंद्रीय बैंक इस तरह से चक्रीय उतार चढ़ाव को वो रोक सकता है क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से,
ताकि व्यापार चक्रों को एक तरह से नियंत्रित किया जा सके और उनमें अनावश्यक तरीके से जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको रोका जा सके। और अगला है व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करना। व्यापार की ज़रूरतों को भी साख नियंत्रण के माध्यम से पूरा किया था। कैसे? जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है तो अधिक मात्रा में साख की जरूरत पड़ती है, और जब व्यापार घटता है तो साख की कम जरूरत पड़ती है, यानी कि साख की जरूरत घट जाती है। इसलिए साख नियंत्रण करके केंद्रीय बैंक ही व्यापार की जरूरतों को पूरा करता है। यदि व्यापार के लिए अधिक मात्रा में साख की जरूरत है तो सेंट्रल बैंक विस्तारवादी नीति अपनाने के द्वारा वो साख की जरूरतों को पूरा करता है, यानी कि मनी का फ्लो वो मार्केट में बढ़ा देता है मनी का फ्लो। और जब व्यापार के लिए साख की जरूरत ना पड़े, घट जाए, तो ऐसे में वो मनी का फ्लो को कम कर देता है सेंट्रल बैंक। तो इस तरह से साख नियंत्रण के द्वारा सेंट्रल बैंक के द्वारा व्यापार की जरूरतों को वो पूरा किया जाता है। तो इस तरह से ये क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से व्यापार की जरूरतों को पूरा किया जाता है। और अगला है स्थिरतापूर्वक वृद्धि करना। स्थिरतापूर्वक वृद्धि करना साख नियंत्रण का लक्ष्य है। पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाना और अर्थव्यवस्था में किस तरह से रोजगार की स्थिति वो बनी रहे, रोजगार में वृद्धि हो, और स्फीतिकारी जो दबाव है एवं भुगतान शेष के जो घाटे हैं उसको मेंटेन करना और उसको सही करना, इस स्थिरतापूर्वक तीव्र वृद्धि उनमें लाना। किस तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो तीव्र तरीके से वृद्धि करे, वो चाहे भुगतान शेष घाटों को वो कम करना हो, वो चाहे स्फीतिकारी जो दबाव है उनको कम करना, और देश में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाना, और जो रोजगार है रोजगार में बड़ी तेजी से वृद्धि लाना। तो इन सब के लिए साख नियंत्रण की जरूरत पड़ती है, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा करता है। सेंट्रल बैंक के द्वारा समय समय पर जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है उस तरह से वो विस्तारवादी संकुचनवादी नीतियों के माध्यम से वो साख नियंत्रण करता है, और अर्थव्यवस्था में जो मनी का फ्लो है उसको कम ज़्यादा करता है। तो इस तरह से स्थिरतापूर्वक वृद्धि लाने के लिए वो साख नियंत्रण जरूरी है। वो साख नियंत्रण सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल के उद्देश्य को समझा कि क्या उद्देश्य होते हैं, किस तरह के उद्देश्य होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।